1 2 3, ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रो एजुकेशन। माई सेल्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज सरावगी, एंड आई एम हेयर टू टॉक विद यू आउट रिगार्डिंग सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्स लॉस, पेपर नंबर 7 CA फाइनल। फ्रेंड्स, आपको ऑलरेडी पता है, आप ऑलरेडी IPCC क्लियर करके आए हैं, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, एंड यू नो वेरी वेल कि इस सब्जेक्ट की डेप्थ की रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट क्या है और प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फ्रेंड्स, जो हम यहां पर बात करेंगे रिगार्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट क्या है, रिक्वायरमेंट्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद बात करेंगे अबाउट मी, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट वर्सेस अबाउट मी। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मेरी नॉलेज में है और होना भी चाहिए आपकी नॉलेज में भी। रीजन बीइंग, कैसे मैं सब्जेक्ट को जस्टिफाई कर पाऊंगा, उसी के कारण आपका एक ट्रस्ट क्रिएट होगा, तभी मैं आपको वो नॉलेज प्रोवाइड कर पाऊंगा और उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट दैट यू नो वेरी वेल फ्रेंड्स, इस पेपर नंबर 7, दैट इज पार्ट ऑफ ग्रुप 2 एंड सब्जेक्ट नेम इज डायरेक्ट टैक्स लॉस। कॉन्स्टिट्यूटिंग 100 मार्क्स। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है फ्रेंड्स। नाम आपको सजेस्ट कर रहा होगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस भी कौन से, विच आर बीइंग लेवीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, आपका CA इंस्टीट्यूट का एग्जामिनेशन अगर हम देखें तो पूरे इंडिया में भी होता है, इवन आउटसाइड इंडिया लाइक काठमांडू, दुबई एक्सेट्रा। जो थ्रू आउट द इंडिया और आउटसाइड इंडिया पेपर आता है दैट इज 100% सेम। तो फ्रेंड्स, ऑब्वियस सी बात है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स लॉज हैं वो हमारे कोर्स में नहीं हो सकते। तो हमारे कोर्स में जो सिर्फ और सिर्फ है वो क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस लेवीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं फ्रेंड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम टैक्स, सेकेंड वेल्थ टैक्स, थर्ड वन इज STT। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आपको याद होगा ये वाला पॉइंट, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एंड इफ यू रिमेंबर इसका रेफरेंस आता है अंडर हेड PGBP एंड अंडर हेड कैपिटल गेन्स। एंड लास्ट पार्ट इज CTT। दिस CTT इज इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2013 एंड फुल फॉर्म इज कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। फ्रेंड्स, जब आपने IPCC क्लियर किया होगा उस समय तक CTT पिक्चर में नहीं आया था, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपको नॉलेज नहीं हो। फ्रेंड्स, अगर इसमें वेटेज की बात करें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम टैक्स इज अप्रोक्सीमेटली 90 मार्क्स, वेल्थ टैक्स इज अप्रोक्सीमेट 10 मार्क्स। फ्रेंड्स, मैं एक प्रोफेशनल हूं और आप सब प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो ये मान के चलें कि हर चीज के पीछे डिस्क्लेमर है, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड अप्रोक्सीमेट। CA इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशंस में भी देखें तो ये वेरिएशन होता रहता है। वेल्थ टैक्स अगर देखें तो इट वेरीज फ्रॉम 6 और 7 मार्क्स टू 12 मार्क्स, और बचा हुआ पेपर कहां से, इनकम टैक्स। इफ यू टॉक अबाउट STT और CTT टिल डेट देखें तो आज तक इसकी वेटेज कितनी, 0 मार्क्स। इन पर्टिकुलर एक्ट्स के ऊपर और वी कैन से इन पर्टिकुलर प्रोविजंस के ऊपर आज तक CA इंस्टीट्यूट ने CA फाइनल एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। बट फ्रेंड्स, आपको एक कहावत पता होगी, जो आज तक टॉपिक नहीं आया उसके आने की प्रोबेबिलिटी कुछ ज्यादा ही होती है। CA एग्जामिनेशन में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। जो टॉपिक आप छोड़ के गए हो या जो टॉपिक आज तक नहीं आया उसकी आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, और जो टॉपिक आ चुका है, जब एक बार आ चुका है तो दोबारा से भी आ सकता है। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, बताओ फिर बचा क्या? तो फ्रेंड्स, यही एक शॉर्ट तरीका है एग्जामिनेशन पास करने का। अगर आप कुछ टॉपिक्स छोड़ के जाते हो या अपनी क्वालिटी या क्वांटिटी पे कॉम्प्रोमाइज करते हो, यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, इस सब्जेक्ट में सब कुछ करके जाना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। अब फ्रेंड्स, ये मत दिमाग में करना कि वो कहावतों का क्या होगा, DT एक तरफ, बाकी सब्जेक्ट्स एक तरफ। आपके सीनियर्स, इवन आपके जो फ्रेंड्स जिनका नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा या जो ऑलरेडी पेपर्स दे चुके हैं, उन सब ने आपको कहा होगा कि बेटा ध्यान से कर लेना डायरेक्ट टैक्स, बाकी सारे सब्जेक्ट्स मैनेज हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं भी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। आई हैव सीन मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि भगवान डायरेक्ट टैक्स में 40 दिला दे, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा। टाइम कंजम्पशन की बात करें, अगर वो दोनों ग्रुप देता है तो 50% टाइम सिर्फ और सिर्फ किसमें, डायरेक्ट टैक्स, और बाकी 50% टाइम फॉर 7 सब्जेक्ट्स।
बट क्या फ्रेंड्स ऐसा होना चाहिए? नॉट एट ऑल. रीजन बीइंग, मार्क्स कितने? 100, एंड आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट 800 मार्क्स, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 12.5%. अगर सिर्फ 12.5% वेटेज और आप 50% टाइम लगा रहे हो तो कहीं ना कुछ तो गलत है. सी इंस्टीट्यूट ने फिर इसकी वेटेज 100 मार्क्स से क्यों रखी? जब इतनी डेप्थ में है, इतना वास्ट है कि वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता, तो सी इंस्टीट्यूट ने फिर भी 100 मार्क्स. सी इंस्टीट्यूट को ये बात सोचनी चाहिए, कहीं ना कहीं इसकी वेटेज 200 मार्क्स कर देनी चाहिए. बट सी इंस्टीट्यूट ने अगर पूरी हिस्ट्री में देखें तो ऐसा कभी भी नहीं किया. इसके पीछे कारण क्या? फ्रेंड्स, हमारा पढ़ने का तरीका गलत है, ना कि ये सब्जेक्ट वास्ट है. हम रट्टा लगाते रहते हैं. आप मुझे बताएं, क्या 1500 पेजेस का रट्टाफिकेशन पॉसिबल है? नॉट एट ऑल. बट क्या उसको समझना पॉसिबल है? यस. फ्रेंड्स, अगर आप रट्टा नहीं लगाएंगे, आप प्रोविजंस के पीछे के अगर कारण को समझेंगे तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट आपको अपने आप याद हो जाएगा. फ्रेंड्स, कोई भी अगर लॉ बनाया जाता है, लॉ में कोई भी सेक्शन बनाया जाता है, हर उस सेक्शन के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है. और अगर आपको वो लॉजिक्स क्लियर होंगे तो मान के चलना फ्रेंड्स, 90% प्रोविजन आप खुद ही रिकॉल कर लोगे. अगर लॉजिक्स क्लियर है और मैं आपको बोलूं कि इनकम टैक्स एक्ट ड्राफ्ट करो, तो आप अपने आप इनकम टैक्स एक्ट को ड्राफ्ट कर लोगे, एंड 90% इट विल बी सेम एज कंपेयर टू इनकम टैक्स एक्ट 1961. फ्रेंड्स, हमारी क्लासेस का जो फोकस है कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे रहेगा. रीजन बीइंग, मेरा मानना यह है कि डायरेक्ट टैक्स का ही पेपर सिर्फ ऐसा है जो प्रैक्टिकल लाइफ ओरिएंटेड आता है. बाकी सारे सब्जेक्ट्स में जो मैंने एनालाइज किया, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बट डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है. तो फ्रेंड्स, दैट इज द वेटेज, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एसटीटी एंड सीटीटी. रिगार्डिंग सब्जेक्ट, आई एम गोना प्रोवाइड यू टोटल 3 बुक्स. बाकी फ्रेंड्स, इस नंबर पे मत जाना, क्योंकि इट्स ऑन यू एंड मी कितनी बुक्स प्रोवाइड करनी है. एक बुक में 100 पेज भी हो सकते हैं और 1000 पेज भी हो सकते हैं. तो नंबर ऑफ बुक्स मैटर नहीं करती, अल्टीमेटली मैटर करता है नंबर ऑफ पेजेस. इफ वी टॉक अबाउट माई बुक्स, देन अप्रॉक्सीमेट 1500 पेजेस. आप कहोगे सर 1500 पेज. यस फ्रेंड्स, रीजन बीइंग, इन इनकम टैक्स देयर आर मोर देन 600 सेक्शंस, और सारे के सारे सेक्शंस आपके कोर्स में हैं. उसके बाद इनकम टैक्स रूल्स, सारे इनकम टैक्स रूल्स आपके कोर्स का पार्ट. देन यू हैव केस स्टडीज, पास्ट ईयर केस लॉज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आईटीएटी जजमेंट्स, ऑल इन योर कोर्स. उसके बाद एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, सर्कुलर, नोटिफिकेशंस, एवरीथिंग यू हैव टू डू. And the last, the much important one, the question and answers which have been asked by the CA Institute in the past examinations, RTPs. ये सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं, and everything, इन सबको कंबाइन कर दूं, that constitutes 1500 pages. ये सारी चीजें हम क्लास में कहीं ना कहीं कवर अप करेंगे फ्रेंड्स. एवरीथिंग, एक एक वर्ड, कहीं ना कहीं मेरा फोकस रहेगा बेयर एक्ट पे. क्यों रहेगा बेयर एक्ट पे? फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल लाइफ में जाके आप किसी ऑथर की बुक को यूज नहीं कर सकते. अगर आप किसी कोर्ट में लिटिगेशन कर रहे हैं, आईटीएटी लेवल पे जा रहे हैं, और आप जाके बोलें कि फला फला ऑथर ने ये ओपिनियन दिया है, सॉरी, विद इन ए सेकेंड आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा. आपको बेयर एक्ट और पुराने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के बेसिस पे अपनी ओपिनियन देनी होती है. तो फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए बेयर एक्ट कैसे पढ़ा जाता है. तो इन 1500 पेजेस में आपको सबसे पहले हर सेक्शन का क्या मिलेगा? बेयर एक्ट. उसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा, इवन अगर कॉमा भी लगा हुआ है तो कॉमा एज इट इज. उसके बाद मिलेगा सिंपल लैंग्वेज में एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, रेलेवेंट क्वेश्चंस अलोंग विद आंसर्स. ये सारी चीजें फ्रेंड्स उसमें कवर्ड अप होंगी. उसके अलावा लास्ट में आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक मिलेगा, दैट इज कॉल्ड नवरत्न कौरमा. फ्रेंड्स, ये नाम मैंने दिया है, थोड़ा सा फनी लगता है, बट नाम देने का पर्पज ये है कि मैं क्या करना चाहता हूं, उसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है इस नाम से. फ्रेंड्स, जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं या कहीं से भी क्लासेस लेते हैं, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने रियलाइज करी, हम चैप्टर वाइज कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करते हैं. बट क्या एग्जाम में आपको ऑलरेडी ये बताया होता है कि किस पर्टिकुलर चैप्टर का ये क्वेश्चन है? नॉट एट ऑल. जब हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करते हैं तो 1 या 2 क्वेश्चंस करने के बाद कहीं ना कहीं पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है, बाकी सारे क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. बट एग्जाम में फ्रेंड्स मान के चलना, एक चैप्टर में से मैक्सिमम हाउ मेनी क्वेश्चन? सिंगल क्वेश्चन, और उसमें भी आइडेंटिफाई नहीं होगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है.
फ्रेंड्स डायरेक्ट टैक्स के पेपर में सबसे बड़ा काम यही है टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से प्रोविजंस यहां पर अप्लाई करने हैं। आउट ऑफ 600 सेक्शंस ढूंढना कुछ इट्स नॉट एन इजी टास्क, बट अगर आपने ये ढूंढ लिया कि ये पर्टिकुलर 5 ही सेक्शंस अप्लाई करने हैं तो कहीं ना कहीं आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर गलत सेक्शन सेलेक्ट कर लिया तो फ्रेंड्स आपको भी पता है कितने नंबर आएंगे, बताने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स वो भी हम देखेंगे थ्रू नवरत्न कौरमा। नवरत्न कौरमा मस्ट यू हैव हर्ड द वर्ड इन रेस्टोरेंट्स, वहां पर नवरत्न कौरमा वर्ड यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मिक्स वेजिटेबल्स। और फ्रेंड जब आप मिक्स वेजिटेबल मंगाते हैं तो आपको नहीं पता कि आप कौन सी पर्टिकुलर वेजिटेबल अभी एंजॉय करने वाले हैं, उसके अंदर सब कुछ क्या होता है, मिक्स, एंड दैट इज वाज द यूएसपी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसके अंदर अप्रॉक्सीमेट 200 to 300 क्वेश्चंस होंगे विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी चैप्टर। आप ही को ढूंढना है कि क्या लगाऊं यहां पर, क्या करूं क्या नहीं करूं, एंड दैट्स द प्रैक्टिस आफ्टर डूइंग दिस 1500 पेजेस। ये 1500 पेज करने के बाद ये प्रैक्टिस का पार्ट है। और अगर आपने ये अच्छे तरीके से कर लिया तो फ्रेंड्स मान के चलना कि आप एग्जामिनेशन के लिए क्या हो, रेडी। मेरा पहला काम होगा आपको सीए बनने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में सर्विसेज दोगे उसके लिए तैयार करना, और जैसे ही उसके लिए तैयार हो जाओगे मैं आपको क्या दूंगा, एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन। फ्रेंड्स सीधा मैं एग्जाम्स पे नहीं लेके जाऊंगा, रीजन बीइंग डिग्री तो मिल जाएगी मगर नॉलेज नहीं मिलेगी। क्या आप चाहते हो कि सीए बनने के बाद आपको पैकेज मिले 8,000 और 10,000 पर मंथ? नॉट एट ऑल। तो फ्रेंड्स इनकम टैक्स आपने ट्रेनिंग के दौरान करा है, आपकी कोई प्रैक्टिकल लाइफ क्वेरीज हो दैट यू कैन आल्सो आस्क मी ड्यूरिंग द क्लासेस। बट फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ क्वेरी पूछोगे तो मेरी फीस है 5100 रुपीज इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स। आपकी क्वेरी के लेवल से पता चल जाएगा कि आपके ऑफिस की क्वेरी है या पर्सनल क्वेरी है। तो फ्रेंड्स 5100 रुपए पर क्वेरी में चार्ज करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स ये ध्यान रखना। बट अगर उस क्वेरी का रेजोल्यूशन रिटर्न में चाहिए देन ऑब्वियसली फीस विल बी 51,000 रुपीज, क्योंकि वर्बल में तो जो मर्जी पता। तो फ्रेंड्स दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस आर गोना बी द बुक्स, पेजेस, नवरत्न कौरमा। इन सब में मैंने आपको बताया केस लॉस, क्वेश्चन बैंक, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, सारी चीजें कवर अप होंगी। नाउ रिगार्डिंग अबाउट मी, माय नेम CA Pankaj Saravgi. Friends, by qualifications, I am FCA along with 10th rank all over India. Friends, I secured 10th rank all over India with 4th rank in Northern India Rosenhill Council, 4th rank in NIRC. Friends, रैंक को इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं मानता, रीजन बीइंग रैंक हो सकता है इस कारण से भी आई हो कि मेरे अटेम्प्ट में बाकी स्टूडेंट्स ने मेहनत नहीं करी हो। रैंक इज अ कंपैरेटिव टर्म, अगर बाकी स्टूडेंट्स कम लाते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरी क्या आ जाएगी, रैंक। बट माय अचीवमेंट इज डायरेक्ट टैक्स 86 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स एंड दैट वाज हाईएस्ट एट दैट टाइम। फ्रेंड्स मैंने अपने अटेम्प्ट में सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स में 86 मार्क्स स्कोर किए थे और वो अपने आप में हाईएस्ट थे, जिसके लिए मुझे सीए इंस्टीट्यूट से अलग से अवार्ड भी मिला था। अब फ्रेंड्स मैं जो इस चीज के थ्रू हाईलाइट करना चाहता हूं दैट इज द थिंग कि सारे के सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर 40 मार्क्स आ जाएं बस ऐसा करवा दो। मैं कहता हूं 40 मार्क्स के लिए स्ट्राइव करो एंड हैव स्कोर्ड 86, मोर देन डबल एज कंपेयर टू योर एक्सपेक्टेशंस। व्हाट डज दैट मीन? क्या डायरेक्ट टैक्स में नंबर नहीं आ सकते? आ सकते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ ओरिएंटेशन अप्रोच का डिफरेंस है। रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मैंने इन 1500 पेज को कहीं ना कहीं रिड्यूस करके कितना कर दिया था, 200 से 300 पेज। मैं ये नहीं कहता कि मैंने समराइज करा, जो 1200 पेज के लॉजिकल कंटेंट से मैंने उनको लॉजिकली समझा और उसके बाद मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ 200-300 पेजेस याद करने पड़ते हैं। उसमें भी आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे क्या याद करना है, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। अगर एक इंडिविजुअल या एचयूएफ को गिफ्ट मिलता है मोर देन 50,000 दैट इज टैक्सेबल। मेरे ख्याल से आपको प्रोविजन पता होगा, बट उसमें आपने एक प्रोविजन किया होगा कि अगर रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं है, और वहां पे आपने रिलेटिव्स की परिभाषा करी होगी। मैक्सिमम फ्रेंड्स आपने रट्टा लगाया होगा, इस परिभाषा के अंदर, इस डेफिनेशन के अंदर ये पर्टिकुलर रिलेटिव्स आएंगे, ये पर्टिकुलर रिलेटिव्स नहीं आएंगे। फ्रेंड्स वहां रट्टा लगाना पड़ेगा, बट रट्टा लगाने का भी एक तरीका होता है। अब वो डेफिनेशन कहीं ना कहीं आपके 2 से 5 घंटे मेरे को पता है कंज्यूम करते हैं, बट मैंने उसका बड़ा ही छोटा सा तरीका निकाला विद इन अ सिंगल लाइन। एक सिंगल लाइन में हम पूरी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। वो डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं फ्रेंड्स, घर जाके अपने चेक करना। जिस भी किसी रिलेटिव के लिए हिंदी में सिंगल वर्ड अवेलेबल है वो सारे रिलेटिव्स कवर अप है।
क्या चीज फ्रेंड्स? हिंदी में सिंगल वर्ड। मेरे मामा का लड़का, अगर मुझे किसी को इंट्रोडक्शन देना है तो क्या मैं बोलूंगा जिससे कि वो समझ जाए कि ये पर्टिकुलर पर्सन मेरा क्या लगता है? इन प्रैक्टिकल लाइफ इन हिंदी लैंग्वेज वी से ममेरा भाई, बट हाउ मेनी वर्ड्स वी आर यूजिंग? 2। इसका मतलब ममेरा भाई फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स रिलेटिव नहीं है। तो क्या कहा फ्रेंड्स? हिंदी में सिंगल वर्ड, वो सारे रिलेटिव्स वहां पर कवर्ड अप हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो सिंपली क्या करना है, जो रिलेटिव दे रखा है उसके लिए सोचो कि अगर ये मेरा रिलेटिव होता तो मैं इसे क्या बुलाता। अगर हिंदी में सिंगल वर्ड मिल जाए तो रिलेटिव है, नहीं मिले तो इसका मतलब रिलेटिव नहीं है। तो फ्रेंड्स रट्टा भी एक तरीके से लगाया जाता है, और मैं मान के चलता हूं 1500 पेजेस में से सिर्फ 300 पेज में लॉजिकल रट्टा लगाना है, बाकी सबकी क्या करनी है? लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। तो फ्रेंड्स दैट्स माय अचीवमेंट, जिसको मैं काउंट करता हूं कि डायरेक्ट टैक्स में कितना आए थे? 86 आउट ऑफ 100 मार्क्स। बिसाइड्स दैट आफ्टर कंप्लीटिंग माय सीए आई स्टार्टेड माय जॉब विद प्राइसवाटरहाउसकूपर्स। उसमें भी जो मेरा एक्सपोजर रहा दैट वाज ओनली इन डायरेक्ट टैक्स लॉस। पीडब्ल्यूसी फ्रेंड्स आप सबको पता है, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट टैक्स लॉस में मेरा वहां पे इन्वॉल्वमेंट रहा, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग सत्यम केस के अंदर मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आई थिंक आई मिस दैट। उस लेवल की प्लानिंग अगर मैंने की होती तो सोचो मेरा थिंकिंग लेवल और भी शायद हाई होता। प्रेजेंटली फ्रेंड्स आई एम डूइंग माई ओन सेल्फ प्रैक्टिस, एंड दैट इज अगेन 100% इन डायरेक्ट टैक्स लॉस। उसमें फ्रेंड्स कंसल्टेंसी, कंप्लायंस, प्लानिंग, ऑब्वियसली बात है अवॉइडेंस, एंड द लास्ट वन लिटिगेशन। ये सारे एस्पेक्ट्स में फ्रेंड्स देखता हूं। उसके अलावा फ्रेंड्स अगर बात करूं तो फॉर फाइनेंशियल ईयर 2012-13 I was member of NIRC Direct Tax Committee. फ्रेंड्स नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल हर साल कमेटीज क्रिएट करती है फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स, प्रोफेशनल्स को गाइड करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए। फॉर फाइनेंशियल ईयर 12-13 आई वाज मेंबर ऑफ डायरेक्ट टैक्स कमेटी ऑफ NIRC. Besides that I have been speaker for many study circles and with NIRC. फ्रेंड्स NIRC प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, उसमें भी मैं डायरेक्ट टैक्स लॉस के लिए क्या रहा हूं? स्पीकर। तो फ्रेंड्स दिस इज अबाउट मी, दैट माय क्वालिफिकेशंस, बेसिक एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग। एक्सेप्ट सीए आई एम आल्सो CS BCom ऑनर्स फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स विद 4th रैंक, MCom एंड DISA। आप सब सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, मेरे ख्याल से डीसा के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फुल फॉर्म, दैट इज डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट। नाउ रिगार्डिंग द थर्ड एस्पेक्ट, फ्रेंड्स क्या ये सब कुछ बताने के बाद क्या आपको लगता है कि थर्ड एस्पेक्ट पे वी वांट एनी डिस्कशन? फ्रेंड्स मैं डायरेक्ट टैक्स पढ़ाने के लिए बाय एलिमिनेशन नहीं हूं, इट्स बाय चॉइस। मेरा इंटरेस्ट है इसके अंदर, मेरा 100% एक्सपोजर अगर मैं देखूं तो सिर्फ और सिर्फ किसमें? डायरेक्ट टैक्स लॉस। That why I have selected to teach you. Friends, the last reason regarding subject versus about me, for the last 3 years, I am teaching with NIRC. CA final, direct tax laws. फ्रेंड्स आपको पता होगा सीए इंस्टीट्यूट 2 तरीके की क्लासेस कंडक्ट करता है। फर्स्ट इज रिविजनरी क्लास। पिछले 3 साल से रिविजनरी क्लासेस ऑफ सीए इंस्टीट्यूट आई एम टीचिंग। Besides that, CA Institute also conducting regular classes since last 1 year. Friends, वो regular classes भी since beginning I am taking. उसके अलावा फ्रेंड्स सीए इंस्टीट्यूट वर्चुअल क्लासेस भी हेल्ड करता है, जो इन्होंने भी रिसेंटली स्टार्ट की है, तो उसका भी हमें स्टेटस क्लियर नहीं है। बट रिगार्डिंग रेगुलर क्लासेस एंड रिविजनरी क्लासेस सिंस लास्ट 3 years आई एम टीचिंग। तो फ्रेंड्स दिस इज वन ऑफ ऑल्सो द जस्टिफिकेशन विच कैन आई गिव यू रिगार्डिंग सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स लॉस, कि कहीं ना कहीं अगर सीए इंस्टीट्यूट मुझे सिलेक्ट कर रहा है तो शायद मेरे में वो कैलिबर है कि मैं ये जस्टिफाई कर सकूं। और फ्रेंड्स ये ध्यान रखना कि यहां पर मैं सिर्फ डिग्री दिलवाने के लिए नहीं आया हूं। डोंट एक्सपेक्ट मी कि सर आप आओ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाओ और चले जाओ।
आई वॉन्ट डिस्कशंस विद यू फ्रेंड्स। ये वन साइडेड लेक्चर नहीं होगा। आईपीसीसी में वन साइडेड होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, बट दिस इज सीए फाइनल। आप ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हो और ट्रेनिंग में भी आपको पता है आपका मैक्सिमम एक्सपोजर रहा है किसमें, इनकम टैक्स एंड ऑडिट। तो फ्रेंड्स मैं आपसे एक्सपेक्ट करके चलूंगा इन द क्लासेस कि आप मेरे साथ ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ना कि आप सिर्फ सुनेंगे। जहां पे भी आपके डाउट्स हो, क्वेरीज हो, कुछ भी कोई भी एनालिसिस दिमाग में आता हो, देन डू आस्क मी एंड वी गोना डिस्कस। फ्रेंड्स टीचिंग मेरे लिए कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री है टू माई ऑन प्रैक्टिस। आप कहेंगे सर कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है, जरा ये बताएं। फ्रेंड्स टीचिंग करने से अगर मैं सबसे बड़ा फायदा देखूं तो मैक्सिमम सेक्शंस मुझे आज के दिन याद है वर्बली। आउट ऑफ 600 सेक्शंस अगर मैं काउंट करूं तो शायद 500 से 550 सेक्शंस मैं आपको वर्बली बता सकता हूं। जो मैंने आपको कहा प्रैक्टिकल लाइफ में और एग्जाम में एक प्रॉब्लम आती है, हाउ टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर सेक्शंस, कौन कौन से अप्लाई होंगे। फ्रेंड्स सिलेक्शन तो तब होगा ना जब वो आपको सेक्शन पता हो। अगर मुझे वो 600 सेक्शंस ही याद नहीं है तो हाउ कैन आई सेलेक्ट, कहां से ढूंढ के लाऊं जब मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो पढ़ाने से सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मैक्सिमम सेक्शंस मुझे पता है, तो अगर कोई भी क्वेरी या डाउट आता है रिगार्डिंग माय क्लाइंट एंड प्रैक्टिकल लाइफ, विद इन अ सेकंड मेरा दिमाग हिट कर देता है कि ये 4 सेक्शंस अप्लाई होंगे। फ्रेंड्स कई बार होता है जब हम क्लाइंट के साथ बैठे होते हैं तो अपोजिट पार्टी होती है और अपोजिट पार्टी का भी चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रोफेशनल्स उनके साथ होते हैं। और अगर कोई टैक्स प्लानिंग वगैरह कुछ चल रही होती है, ट्रांजेक्शन चल रही होती है, तो अपोजिट चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रोफेशनल से क्वेरी रेज करते हैं कि सर ये ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, एंड दैट मे बी द प्रॉब्लम। फ्रेंड्स आई एम एबल टू दैट काउंटरैक्ट विद इन अ सेकेंड। आप क्या बात कर रहे हैं, ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा या ये 4 सेक्शन और लगेंगे, तो हम इस तरीके से क्या हो जाएंगे, सेफ। फ्रेंड्स कहीं ना कहीं अब तो आज के दिन इतना फायदा, कई बार मेरी मीटिंग्स फोन पर ही हो जाती है। वहां पर पर्टिकुलर क्लाइंट्स की मीटिंग चल रही है, अपोजिट क्लाइंट्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे पुट ऑन लाइक कॉन्फ्रेंस कॉल काइंड ऑफ दैट। वहां पर उन्होंने स्पीकर फोन ऑन किया हुआ एंड आई एम पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। मैं उनका डिस्कशन सुन रहा हूं और फोन के थ्रू मैं अपने व्यूज बता देता हूं विद इन अ सेकंड। मुझे बेरेक्ट या किसी बुक खोलने की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है। फ्रेंड्स उसके अलावा मैं रिटेनरशिप वगैरह पे भी हूं। सम कॉर्पोरेट्स आर देयर जिनको हम रेगुलर बेसिस पे कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटेनरशिप। तो फ्रेंड्स दिस इज ओवरऑल स्ट्रक्चर। नाउ रिगार्डिंग क्लासेस, फ्रेंड्स आपको भी पता है डीटी का कोर्स वास्ट है, तो कहीं ना कहीं हमारी टाइम रिक्वायरमेंट तो ज्यादा रहेगी एंड यू हैव टू कोऑपरेट विद मी। फ्रेंड्स हमारी कोशिश ये पूरी रहेगी कि कहीं ना कहीं आपको सेल्फ स्टडी के लिए लगभग 1 महीना मिल जाए। कहने का मतलब जब भी आपके एग्जाम्स ड्यू होंगे तो उससे 1 महीना पहले कहीं ना कहीं हम क्लास क्या कर लेंगे, खत्म। तो फ्रेंड्स दैट यू हैव टू कोऑपरेट विद मी। आप इस तरीके से पैनिक मत करना कि सर ने इतना ज्यादा पढ़ा दिया या इतना स्लो चल रहे हैं, बट फ्रेंड्स स्लो के साथ साथ टारगेट दिमाग में रहेगा, तो वो हेडेक मेरी होगी, आपकी नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे फिर रेगुलर क्लासेस में मुलाकात होगी, along with the books, along with the direct text practical life orientation. Thank you friends, thank you very much. Okay. Good morning friends, myself Pankaj Sarawgi and today we gonna start with chapter of TDS. फ्रेंड्स आप सब फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि टीडीएस के बारे में आपको कुछ बेसिक बताने की जरूरत है कि टीडीएस अपने आप में क्या है। फुल फॉर्म भी आपको पता है, उसका पर्पस भी पता है, क्रक्स भी पता है, एवरीथिंग यू नो। कहीं ना कहीं आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत सारे टीडीएस के प्रोविजंस किए होंगे। फ्रेंड्स क्लास के स्टार्टिंग में जो मैं सबसे पहला पॉइंट ही हाईलाइट आउट करूंगा, आई थिंक दैट विल बी द ओनली पॉइंट टुडे, और जिससे आपको लगेगा कि हां ये होता है तरीका याद करने का, लॉजिक्स ढूंढने का, दैट्स द थिंग। फ्रेंड्स सिंपली रिकॉल करते हैं टीडीएस के सेक्शंस जो आपने किए हुए हैं। फर्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 192, दैट इज रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ सैलरीज। कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर पेमेंट करेगा इन द नेचर ऑफ सैलरीज तो उसको क्या काटना है, टीडीएस। देन वी हैव फ्रेंड्स सेक्शन 193, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। 194A, इंटरेस्ट other than interest on securities। फ्रेंड्स बीच में एक सेक्शन और है 194 जो आपको पता होगा, दैट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड। प्रैक्टिकली देखें तो उसकी रेलेवेंस बहुत ही कम है, इसलिए मैंने वो पर्टिकुलर सेक्शन यहां पर पैक नहीं किया, बट जब हम टीडीएस का चैप्टर बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे वर्ड टू वर्ड, तो वो पर्टिकुलर सेक्शन भी हम डिस्कस करेंगे।
इसके अलावा फ्रेंड्स, इफ यू रिमेंबर 194B, 194BB, that is winnings from lotteries or horse races. Then we have 194C, payment to contractors. Then we have 194D, insurance commission. 194E, payment to sportsmen etc., non-resident. Then we have 194G, 194H, 194I, 194IA, 194J. उसके बाद फ्रेंड्स है हमारे पास 194LA, LB, LC, LD. देन वी हैव सेक्शन 195. ये सारे सेक्शंस अगर मैं देखूं तो किससे रिलेटेड हैं? पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट्स. 194G, that is commission etc. on lottery etc. 194H, commission and brokerage. 194I, payment of rent. This is payment for purchase of immovable property. And 194J, payment to professionals or fees for technical services, royalty etc. फ्रेंड्स, ये बहुत सारे सेक्शंस हैं. इफ यू रिमेंबर, टीडीएस के प्रोविजंस के कारण सिर्फ टीडीएस के चैप्टर में ही इंप्लीकेशंस नहीं आती. अगर आपने टीडीएस नहीं काटा या काट के अगर टाइमली डिडक्ट नहीं करा, दैट यू नो वेरी वेल कि इसमें इंटरेस्ट के कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, पेनल्टीज के कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे. बट ये कॉन्सिक्वेंसेज इतने अपने आप में बड़े नहीं है. उससे बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या है? दैट इज अंडर हेड पीजीबीपी सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज आई एंड सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज आई ए. What does this says? कि अगर कुछ पर्टिकुलर पेमेंट्स पे आपने टीडीएस नहीं काटा या काट के जमा नहीं करवाया, तो वो पर्टिकुलर एक्सपेंस उस पर्टिकुलर ईयर में क्या हो जाएगा? डिसअलाउ. उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेंगे. फिर उस पर्टिकुलर एक्सपेंस का बेनिफिट किस साल मिलेगा? जिस साल आप वो टीडीएस काट के जमा करवा देंगे. बट फ्रेंड्स, ये दोनों सेक्शंस तभी अप्लाई होंगे जब आपके द्वारा टीडीएस क्या है? डिडक्टेबल. अगर आपके द्वारा टीडीएस डिडक्टेबल ही नहीं है तो ये पर्टिकुलर दो प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे. फ्रेंड्स, इफ यू रिमेंबर, इसके अंदर से कोई लेते हैं लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरीज और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज काइंड ऑफ. वहां पर आपको एक मॉनेटरी लिमिट्स लिखी हुई है कि फॉर एग्जांपल 5000 से ऊपर पेमेंट है तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज नहीं काटना. अब अगर पीजीबीपी हेड में एक पर्टिकुलर एक्सपेंस आ रहा है 4000 रुपए का, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, और एग्जाम में लिखा हुआ है कि मैंने उस पर टीडीएस नहीं काटा, तो क्या वो एक्सपेंस डिसअलाउ होगा? नॉट एट ऑल, क्योंकि टीडीएस ही डिडक्टेबल नहीं था. फ्रेंड्स, नाउ द मोस्ट टेक्निकल पॉइंट, जिसमें हमारा क्या कहते हैं पूरी की पूरी जिंदगी बीत जाती है, शायद तब भी याद नहीं होता. इफ यू रिमेंबर, इनमें से बहुत सारे सेक्शंस में ये लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब पिछले साल उनकी क्या हुई हो? ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB. इन अदर वर्ड्स, पिछले साल उनके बिजनेस का टर्नओवर कितना रहा हो? 1 करोड़ से ज्यादा, या फिर प्रोफेशन हो तो रिसीट्स कितनी रही हो? मोर देन 25 लाख. अगर पिछले साल उसका टर्नओवर एक लिमिट क्रॉस कर रहा था तो करंट ईयर में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल या एचयूएफ को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज इंडिविजुअल या एचयूएफ को टीडीएस डिडक्ट नहीं करना. नाउ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशन जो इस पर्टिकुलर प्रोविजंस के लिए क्या होगी? अप्लाई होगी. अगर टीडीएस काटना है तो एक्सपेंस डिसअलाउ होगा, अदरवाइज नहीं होगा. और फ्रेंड्स, हम उसका रट्टा लगाते रहते हैं कि किन सेक्शंस में लिखा है और किस में नहीं लिखा. इफ आई सिंपली टॉक अबाउट कहां पर लिखा है, 194A, 194C, 194C, 194H, 194I एंड 194J. फ्रेंड्स, इन पर्टिकुलर सेक्शंस में ही लिखा है कि इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब पिछले साल उसके बिजनेस के टर्नओवर एक लिमिट्स क्या कर रही थी? क्रॉस. बाकी सारे सेक्शंस की बात करूं तो यहां पर टीडीएस किसको काटना है? ऑल. All means word including individual and HUF. Same with this, winnings from lottery, insurance commission, sportsman commission, lottery, purchase of immovable property, payment to non-resident. इन सारे सेक्शंस में इंडिविजुअल और HUF सबको टीडीएस काटना है, पिछले साल के टर्नओवर के लिमिट्स मैटर नहीं करें. अब हो गया कंफ्यूजन, सर 5 में काटना है बाकी में नहीं काटना. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम रट्टा लगाते रहते हैं. फ्रेंड्स, सिंपल सा एनालिसिस है, इस पर्टिकुलर सेक्शन को छोड़ दो और इस पर्टिकुलर सेक्शन को छोड़ दो. मैं कहता हूं बाकी सारे सेक्शंस में इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब पिछले साल क्या हुई हो? ऑडिट.
इसका सिंपल सा एनालिसिस, फ्रेंड्स वो वाला प्रोविजन लिखा उन्हीं सेक्शंस में है जिन सेक्शंस के अंदर इंडिविजुअल और एचयूएफ के द्वारा वो पर्टिकुलर पेमेंट पॉसिबल है। फ्रेंड्स, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कुड बी पेबल बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ? नॉट एट ऑल। सिक्योरिटीज कौन इश्यू करती हैं? कंपनीज और गवर्नमेंट। जब इंडिविजुअल एचयूएफ सिक्योरिटीज ही इश्यू नहीं कर सकते तो इंटरेस्ट पेमेंट की बात ही नहीं आएगी, और जब इंटरेस्ट पेमेंट की बात नहीं आएगी तो टीडीएस की बात ही नहीं आएगी। सिंपल सा रीजन। विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी एक्सेट्रा, क्या आपको लगता है कि कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ प्रैक्टिकल लाइफ में विनिंग्स फॉर लॉटरीज एक्सेट्रा कंडक्ट करते होंगे? नॉट एट ऑल। इंश्योरेंस कमीशन कौन पे करती है? इंश्योरेंस कंपनीज। सेम विद द लॉटरी, कौन ऑर्गेनाइज करते हैं? लॉटरी ऑर्गेनाइजेशंस, ऑब्वियसली बात है बिग कॉर्पोरेट्स। स्पोर्ट्समैन को पेमेंट, फ्रेंड्स ये नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट तो मान के चलना जहां पर भी आएगा सबको टीडीएस काटना है। नॉन रेजिडेंट के केस में किसी को कोई भी माफी नहीं दी। सेम वे वी टॉक अबाउट कमीशन एंड ब्रोकरेज एंड रेंट, क्या ये आम आदमी के द्वारा पेबल है? यस, नॉर्मल कमीशन और ब्रोकरेज वी पे, रेंट वी पे, पेमेंट टू प्रोफेशनल्स वी मेक। तो फ्रेंड्स, जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में यही पेमेंट्स पॉसिबल हैं तो सिर्फ यहीं पर ही लिखा कि इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब पिछले साल क्या हुई है? ऑडिट। बाकी सेक्शंस में लिखने की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ आपको दो चीजें याद करनी है, कौन सी? सैलरी एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पॉइंट समझ में आया फ्रेंड्स? लॉजिक्स को याद करो। यहां पे सिंपल सा लॉजिक क्या है, अगर कोई छोटा असेसी है तो उसके ऊपर हम टीडीएस का कंप्लायंस का बर्डन नहीं डालेंगे, उससे नहीं कहेंगे कि आप टीडीएस के कंप्लायंसेस करो। सिंपल सा लॉजिक। अब वो इंडिविजुअल एचयूएफ का पॉइंट लिखा वहीं पर ही जहां पे इंडिविजुअल एचयूएफ के द्वारा वो पेमेंट पॉसिबल है। जब पेमेंट ही पॉसिबल नहीं है तो उसको क्या कहा? कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, हम लिखते ही नहीं। क्या जरूरत है लिखने की, मुझे ये बताओ। तो फ्रेंड्स, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ का क्वेश्चन आता है और वहां पर क्लियरली लिखा हुआ कि उसने इस पर्टिकुलर पेमेंट पे टीडीएस नहीं काटा, तो बाकी प्रोविजंस चेक करो, ये मत चेक करो कि उसको टीडीएस काटना था या नहीं काटना था। पिछले साल ऑडिट हुई है तो टीडीएस काटना था, पिछले साल ऑडिट नहीं हुई तो टीडीएस नहीं काटना था। ये पॉइंट समझ में आया फ्रेंड्स? तो दिस इज द वे ऑफ लर्निंग द थिंग्स। लॉजिक्स ढूंढो उसके पीछे, क्यों गवर्नमेंट ने कुछ सेक्शंस में लिखा और कुछ सेक्शंस में नहीं लिखा। फ्रेंड्स, रिगार्डिंग सेकंड पॉइंट ऑफ टीडीएस, मैं 2 मिनट और लूंगा मैं आपके इसके रिगार्डिंग। हमने यहां पर डिस्कस किया कि इंडिविजुअल और एचयूएफ को पिछले साल अगर टीडीएस काटना है अगर उनकी ऑडिट हुई है कहां पर? सेक्शन 44 AB में। और 44 AB में ऑडिट कब होती है? व्हेन टर्नओवर इज ग्रेटर देन 1 करोड़ और प्रोफेशनल रिसीट्स आर ग्रेटर देन 25 lakhs। बट फ्रेंड्स, 2 कारण और है जब 44 AB में ऑडिट होती है। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग 44 AD और 44 A। इफ यू रिमेंबर फ्रेंड्स, 44 AD क्या कहता है? अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ या उससे कम है तो आप सिंपली कह सकते हो कि 8% ऑफ टर्नओवर विल बी ट्रीटेड एज इनकम अंडर हेड पीजीबीपी, और उस पर्टिकुलर केस में आपको ऑडिट भी नहीं करवानी और बुक्स भी मेंटेन नहीं करनी। मगर आप कहते हो कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट 8% से कम है, दैट यू कैन से वेरी वेल, बट उस केस में 2 कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 44 AB की क्या करवानी पड़ेगी? ऑडिट, और दूसरा 44 AA में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगे। सिमिलरली फॉर 44 A, दैट इज रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, अगर आपके पास 10 या 10 से कम व्हीकल्स हैं तो आप पर मंथ बेसिस पे इनकम ऑफर कर सकते हैं, दैट इज 5,000 और 4,500 पर मंथ पर व्हीकल। बट अगर आप उससे कम डिक्लेयर करते हैं तो आपको 44 AB की ऑडिट करवानी पड़ेगी। अब इसमें सिंपल सा क्वेश्चन क्या बनता है? अगर प्रीवियस ईयर 12-13 में टर्नओवर था लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, बट असेसी ने 44 AD फॉलो नहीं करा, तो इसका मतलब उसको 44 AB में क्या करवानी पड़ेगी? ऑडिट। नाउ इन प्रीवियस ईयर 13-14 whether he is required to deduct TDS or not. I'm talking about individual और HUF. I think friends, मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर पिछले साल ऑडिट हुई है किस कारण से कि उसने 44 AD फॉलो नहीं करा, तो करंट ईयर में क्या उसे TDS डिडक्ट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दैट रीजन। फ्रेंड्स, अगेन हियर लॉजिक मैटर्स। TDS का कंप्लायंस उन्हीं के ऊपर डाला गया जो बड़े एसएससी हैं। अगर मैं 44 AD फॉलो नहीं कर रहा तो क्या मैं बड़ा एसएससी हो गया? नो, बड़ा एसएससी तो वो जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा।
वो तो मेरा प्रॉफिट कम है इसलिए। क्या ऑडिट करने से एसएससी बढ़ा? नॉट एट ऑल फ्रेंड्स। इफ यू टॉक अबाउट 44AB, तो वहां पे 4 क्लॉजेज हैं, A, B, C एंड D. This talks about turnover greater than 1 crore. This about professional receipts more than 25 lakhs. This talks about 44AD and this talks about 44A. और अगर आप ये TDS के पर्टिकुलर सेक्शंस देखेंगे 194A, C, H, I एंड J, वहां पर रेफरेंस आता है किसका? क्लॉज A और B का। वहां पे क्लियर टर्म्स में लिखा हुआ है कि अगर कोई इंडिविजुअल और HUF 44AB के क्लॉज A और B में फॉल कर रहा है तो करंट ईयर में उसको TDS काटना पड़ेगा। इसका मतलब इन कारण से अगर ऑडिट हो रही है तो देयर इज नो रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS अंडर दीज 5 सेक्शंस। और फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर चीज तभी क्लियर हो सकती है जब आपने क्या पढ़ा हो? बेयर एक्ट। अगर आप ऊपरी तौर पे पढ़ जाओगे लाइक ए स्टोरी कि जिसकी पिछले साल ऑडिट हुई है उसको TDS काटना है, जिसकी पिछले साल ऑडिट हुई है उसको TDS काटना है, तो आप सोच लो फ्रेंड्स आप क्या कर पाओगे एग्जाम में और एग्जाम के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में। तो फ्रेंड्स, दैट्स द अगेन स्मॉल एनालिसिस दैट वी हैव डिस्कस। और यही जो कहते हैं फाइन पॉइंट, जो नजर अर्जुन की नजर दैट वी कैन सिंपल टर्म्स से, वो चाहिए। तो फ्रेंड्स, हैव स्ट्रेस ऑन बेयर एक्ट ऑलवेज। कभी भी क्लाइंट को कुछ भी बताओ, कभी भी डिस्कशंस करो तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मस्ट बी बेयर एक्ट। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हम इसी तरीके से फोकस करते रहेंगे कि बेयर एक्ट भी कैसे पढ़ना है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके दिमाग में आ रही होगी, सर बेयर एक्ट तो पढ़ा ही नहीं जाता, इतने गंदे तरीके से लिखा होता, समझ में ही नहीं आता। फ्रेंड्स, उसका भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना, और वो भी हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से एक बेयर एक्ट को ऑर्गेनाइज किया हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। विल मीट यू ऑन द क्लासेस और डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे एक एक टॉपिक को। थैंक यू फ्रेंड्स।